हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के स्टडी हंगर्स पर और मैं हूं आपके साथ अनूप शर्मा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश की नई शिक्षा नीति आई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे देश की जो नई शिक्षा नीति है उसे हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2020 को देश को समर्पित कर दिया गया, यानी कि देश के लिए सौंप दिया गया है। तो ये हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। तो डेट विशेष रूप से याद रखें, 29 जुलाई 2020। चलिए अब इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य और हैं तो उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। यानी कि अगर हम बात करें, इससे पहले भी कुछ शिक्षा नीति आई थी, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई वह आई थी 1968 में और उसके बाद 1986 में। अर्थात यह हमारे देश की तीसरी शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति की एक खास बात जो है वो है कि इस शिक्षा नीति में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें, जीडीपी का कितने परसेंट शिक्षा पर खर्च करेंगे? 6%। अब इस जो नई शिक्षा नीति है इससे पहले कुछ रूपरेखा रखी गई थी उसकी, तो उसे हम देख लेते हैं। 2015 में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इसे विशेष रूप से अध्यक्ष का नाम याद रखें, TSR सुब्रमण्यम। फिर पुनः 2016 में क्या हुआ कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में क्या है कि एक समिति बनाई गई। इनके द्वारा बनाया गया जो मसौदा था उसे हमारे देश को 31 मई 2019 को सौंप दिया गया था कि इसमें क्या है कि आप कुछ नई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं। और सरकार के समक्ष यह प्रस्तुत कर दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने जो भी चीज़ें इसमें जोड़नी थी, हटानी थी, उन समस्त चीज़ों को देखते हुए अब 29 जुलाई 2020 को क्या कर दिया, इसे फाइनली अनाउंस कर दिया। ठीक है, अगला एक खास पॉइंट इसमें और बनता है, क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका क्या कर दिया गया है कि नाम बदल दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो हमारी पहले की शिक्षा पद्धति थी उस शिक्षा पद्धति को 10+2 बेसिस पर आधारित थी, यानी कि 10+2 पद्धति कहते थे। लेकिन अब क्या है कि इस नई शिक्षा नीति में एक नया सिस्टम, यानी कि एक नई पद्धति लाई गई है जो कि है 5+3+3+4। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5+3+3+4? तो चलिए इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट 5 है उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे शामिल होंगे। जो प्री प्राइमरी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, इस प्रकार से टोटल 5 कक्षाएं सरकार ने मानी हैं। अगली जो तीन है यानी कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है, 5+3+3+4। ठीक है, इसको विशेष रूप से याद रखें। अगली जो 3 है उसमें कक्षा 3 से 5 तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है, यानी कि कक्षा 3, 4 और 5, ये 3 कक्षाएं इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, जिसमें जो आयु समूह रहेगा, एज ग्रुप जो रहेगा, वो 8 से 11 तक का शामिल रहेगा। अगली जो 3 हैं उसमें अगर हम बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं को शामिल किया गया है, यानी कि कक्षा 6, 7 और 8। इसमें जो आयु समूह शामिल है वह है 11 से 14 वर्ष का। अगली जो 4 है उस 4 के बारे में अगर हम बात करें तो कक्षा 9 से 12 तक की, यानी कि इसमें 4 कक्षाएं रहेंगी, कक्षा 9, कक्षा 10, 11 और 12। इसमें जो आयु समूह शामिल रहेगा वह रहेगा 14 से 18 वर्ष तक का। चलिए अब क्या कर दिया गया है, इनको और डिटेल में देखते हैं। तो 12वीं तक की पढ़ाई अब इस पद्धति के द्वारा होगी 5+3+3+4। इसमें क्या कर दिया गया है, इस पद्धति को यानी कि पढ़ाई को बांट दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पहले 5 वर्ष की जो पढ़ाई है उसे फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाना जाएगा, यानी कि उसे क्या कहेंगे, फाउंडेशन स्टेज कहेंगे। ठीक है, इसमें प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा क्या है शामिल रहेगी। इसमें बच्चों को क्या है, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई के माध्यम से सिखाया जाएगा। अभी तक होता था क्या कि हमारी जो पढ़ाई स्टार्ट होती थी वह होती थी कक्षा 1 से,
तो सरकार ने क्या कर दिया गया है कि इसमें 3 स्टेप्स यानी कि 3 क्लास क्या है पहले की और बढ़ा दी हैं। ठीक है? इसमें क्या रहेगा कि बच्चों की जो मांसपेशियाँ हैं उनका अच्छे से विकास करना है, बच्चों की जो नींव है उसको धीरे-धीरे क्या है एक मजबूती प्रदान करनी है। अगला अगर हम बात करें तो कक्षा 3 से 5 तक की जो कक्षा हैं उसमें छात्रों का भविष्य तैयार होगा और इसमें बच्चे खेल और खोजबीन के ज़रिए क्या है चीज़ों को सीखेंगे। यानी कि कक्षा 3 से ही बच्चे क्या करने लग जाएँगे, छोटी-छोटी चीज़ों को खोजबीन करने लग जाएँगे। कक्षा 6 से 8 तक की जो पढ़ाई है उसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा, यानी कि वो मिडिल स्टेज होगी जिसमें बच्चे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान का ज्ञान दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी। इनमें छात्रों की विश्लेषण जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। अब क्या है कि कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित, उनको जानते हैं। तो 5वीं तक की पढ़ाई अब बच्चे मातृभाषा यानी कि जो मदर टंग है और क्षेत्रीय भाषा में क्या है होगी। इसमें क्या है कि अंग्रेजी जो थी उसकी अनिवार्यता को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यानी कि बच्चे जो भी भाषा में सुविधाजनक लगे बच्चों को, यानी कि जो उनकी मदर टंग है या क्षेत्रीय भाषा जहाँ पर वो निवास कर रहे हैं वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके आधार पर भी कक्षा 5 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। तो ये अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या है कि स्ट्रीम सिस्टम यानी कि पहले क्या होता था कि 2-3 स्ट्रीम सिस्टम हुआ करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स ग्रुप हुआ यानी कि साइंस ग्रुप, ठीक है, और उसके बाद आर्ट होता था, कॉमर्स होता था, इस प्रकार से। अब क्या है कि इसको ओपन रख दिया गया है, यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी ग्रुप से कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वह ऐसा कर पाएगा, और अगर कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वह भी ऐसा कर पाएगा। बल्कि इससे पहले वाली जो पद्धति थी उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था, यानी कि उसमें ग्रुप बने हुए थे। साइंस ग्रुप है तो साइंस के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उन्हीं को पढ़ पाओगे, और आर्ट ग्रुप से अगर पढ़ रहे हो तो केवल आर्ट ग्रुप के ही सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया है, ओपन रख दिया गया है। 6वीं कक्षा से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने को मिलेगी, यानी कि जो कंप्यूटर कोडिंग्स होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें डेवलप करना सिखाया जाएगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये बेसिक जानकारी बच्चों से यहाँ 6वीं कक्षा से ही स्टार्ट करा देंगे। अगला ग्रेजुएशन को लेकर, ये भी अच्छा पॉइंट है भाई, इसे देखें अच्छे से। ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है उसको 3 से 4 वर्षों में बांट दिया जाएगा। अभी तक क्या होता है कि ग्रेजुएशन हमारी 3 साल की या 4 साल की होती है, लेकिन क्या होता है कि फाइनल डिग्री हमें तभी मिलती है जब अगर हमने 3 साल की ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या 4 साल की जो हमारी ग्रेजुएशन है उसे कंप्लीट किया है, तभी हमारी उस ग्रेजुएशन की वैल्यू रहती है। अर्थात अगर हम आपसे ये बात करें कि जैसे कि अगर हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली, अभी वर्तमान में जो प्रणाली चल रही थी उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने 2 साल भी कंप्लीट कर ली है तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में इसको संपूर्ण तरीके से बदल दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें 1 साल में अगर आपने पढ़ाई छोड़ी, यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली और उसके बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है? अगर आप 2 साल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर आप अपनी डिग्री को छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल में पढ़ाई छोड़ी तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल में आपको रिसर्च के साथ जो है वह डिग्री मिलेगी, यानी कि 1 साल आपकी रिसर्च की भी हो जाएगी और उसके साथ आपको क्या है, डिग्री मिल जाएगी। यानी कि अगर आप अब नई शिक्षा नीति के अनुसार यदि हम बात करें तो क्या है कि अगर आप किसी कारणवश या किसी परिस्थितिवश अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूट भी जाती है तो ये नहीं है कि आपकी उस ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं रहा। अगर 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो सर्टिफिकेट के रूप में काम करेगा, 2 साल है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में बैचलर डिग्री है, और 4 साल आप कंप्लीट करके आते हैं तो आपको रिसर्च के साथ भी डिग्री मिल जाएगी। और सरकार ने यह जो व्यवस्था रखी है इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा गया है। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी आप देखते हुए अच्छे से चलें। चलिए, पढ़ाई का पैटर्न जो है वो एकदम से नहीं बदलेगा। अब लोग बाग कह रहे हैं कि क्या होगा कि ये जो नई शिक्षा नीति अब सरकार ने लागू कर दी है, क्या ये इसी वर्ष से लागू हो जाएगी, जो नया शिक्षण सत्र आ रहा है उसी से? जी नहीं, इसको क्या है सरकार ने रखा है
कि यह धीरे धीरे एक दशक में क्या होगा, इसमें बदलाव होगा। यानी कि 2 वर्षों में कुछ और कर दिया, आगे के 2 वर्षों में किसी और चीज़ में बदलाव कर दिया। इस तरीके से सरकार इसे धीरे धीरे चित्रों में लागू करेगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, 10वीं की परीक्षा का पैटर्न जो है वह 2022 से 23 तक आ जाएगा। यानी कि जो नया पैटर्न है 10th का, वो 2022 से 23 तक आ जाएगा। और यदि वहीं हम बात करें कि 12वीं परीक्षा का जो नया पैटर्न है वह 2024 से 25 तक में आ जाएगा। और 2023 से 24 में 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में लाना सुनिश्चित होगा। यानी कि 2023-24 में जो सरकार शुरुआत की, जो 3 क्लास उन्होंने रखी हैं, वहाँ पे अनिवार्यता रखेगी कि क्या है कि 2023-24 तक हर बच्चे को क्या है कि आंगनबाड़ी में लाया जाए। एनसीईआरटी को एक जिम्मा दिया गया है। एनसीईआरटी का क्या जिम्मा दिया गया है कि यह एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा। यानी कि पूरे के पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। क्या होगा वह फ्रेमवर्क, तो जानते हैं। देखिए, उसकी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी NCPFECCE। और अगर इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो जो 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा, जिसे इस नाम से जाना जाएगा। 2030 तक अब इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने कुछ लक्ष्य भी रखे हैं। क्या लक्ष्य हैं? तो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 100% साक्षरता, यानी कि 100% लिटरेसी का जो लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। यानी कि सरकार की सोच यह है कि अगर किसी कारणवश बच्चे की अगर 10वीं तक या 11वीं तक अगर पढ़ाई छूट भी जाती है तो वह अपना रोजगार कुछ ना कुछ प्राप्त कर ले। यानी कि स्वयं क्या है कि मतलब अपना कोई भी धंधा पानी स्टार्ट कर ले। ये नहीं है कि केवल उन डिग्रियों को, मार्कशीटों को लेकर इधर उधर घूमता रहे। ठीक है, तो रिसर्च पर मेन फोकस किया जा रहा है सरकार का। एक नई मूल्यांकन पद्धति तैयार की जाएगी जिसे परख बोला जाएगा। यानी कि टोटल जितने भी इवैल्यूएशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, उनको एक एनालिसिस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एक नया एक कमेटी टाइप की, यानी कि अगर हम बात करें एक नया डिपार्टमेंट जैसा क्रिएट किया जाएगा जिसे परख के नाम से जानेंगे। और ये परख क्या होगा, तो इस परख की फुल फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। तो सरकार मुख्य रूप से चाह रही है कि हमारे देश के जो आगे के युवा आए वह रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़े। अभी तक क्या है कि रिसर्च में सरकार का बहुत कम ध्यान है और लोगों का भी बहुत कम ध्यान है। अब एमफिल नहीं करना होगा। यानी कि अगर अब आपने एमए किया है तो उसके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम बनाया जाएगा। ठीक है, एक क्या बनाया जाएगा, एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता निर्माण करने के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया जाएगा। विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात, यानी कि जिसे अगर हम कहेंगे GER, यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का विस्तार किया जाएगा। भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, जो हायर एजुकेशन कमीशन जो होगा, वह अगर हम बात करें तो चिकित्सा यानी कि मेडिकल सेक्टर, ठीक है, और बाकी का लॉ सेक्टर यानी कि कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे शिक्षा के लिए एक एकल निकाय यानी कि सिंगल बॉडी के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी कि टोटल देश की जो हायर एजुकेशन है उसको क्या है कि मेंटेन करेगा, केवल 2 चीज़ों को छोड़कर, मेडिकल और लॉ। शिक्षकों के लिए अगर हम बात करें तो शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक 2022 तक एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया जाएगा ताकि शिक्षक भर्ती उसके आधार पर की जा सके और शिक्षकों के लिए भी मजबूत कैरियर मार्ग का प्रबंध किया जा सके।
हर राज्य जिले में कला संबंधी, कैरियर संबंधी और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए बाल भवन को स्थापित किया जाएगा। तो ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण तथ्य जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।